नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को $1.50 करोड़ देने का वादा किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के ₹500 भेजना शुरू करेगी। और केंद्रीय दल चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों, सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है। इस वर्ष का मुख्य विषय है जैव विविधता। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्से को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है। इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। India has been able to prove this, that here is the country which preserves biodiversity despite constraints. Indian culture is like this. क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। In every village we have a forest in the name of God. ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें ना कटाई होती है न चराई होती है। प्रकृति के साथ हमारी जीवन है। Our lifestyle is with nature. प्राणी, जलचर, वनचर, पक्षी, पशु, all species of the world are part of our life. श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे शहर में ऐसे ही एक नगर वन बाजरे की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नगर वन बेकार पड़े 40 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के वर्चुअल समारोह में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर तथा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी के जनजातीय क्षेत्र में राज्य का पहला खाद्यान्न वन तैयार किया जा रहा है। खाद्यान्न वन परियोजना को जनजातीय व्यापक विकास कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे केंद्र सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य अट्टापट्टी के 192 जनजातीय गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता समूह कुड्डुम बसरी की इकाइयों ने इस वन में विभिन्न खाद्यान्न फसलें उगाना शुरू कर दिया है। वर्ष भर चलने वाली इस परियोजना की शुरुआत आज से की गई है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इस संकट के समय में विश्व के साथ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं का भंडार 120 से अधिक देशों के साथ साझा किया है। पड़ोसी देशों के साथ एक समान कार्यनीति अपनाकर जरूरतमंद देशों की मदद की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गावी के कार्यों को मानता है और उसे महत्व देता है। उन्होंने कहा कि गावी को भारत की सहायता न केवल वित्तीय है, बल्कि भारत की भारी मांग के कारण विश्व में वैक्सीन की कीमत काफी कम हुई है, जिससे पिछले 5 वर्षों में गावी को लगभग 40 करोड़ डॉलर की बचत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का रुख सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा। India is a candidate for the non-permanent seat at the United Nations Security Council for a 2-year term. 10 years since we were last elected to the UN Security Council. We are facing very different challenges to international peace and security. One, the normal process of international governance has been under increasing strain as frictions have increased. Two, traditional and non-traditional security challenges continue to grow unchecked. Terrorism is the most egregious of such examples. Three, global institutions remain unreformed and underrepresented. डॉक्टर जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित पद सुरक्षित करने के लिए भारत के प्रचार के लिए उसकी प्राथमिकताओं की रूपरेखा वाली पुस्तिका जारी किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव इस महीने की 17 तारीख को होना है। एशिया प्रशांत समूह का एकमात्र स्वीकृत उम्मीदवार होने के कारण भारत की उम्मीदवारी की सफलता की प्रबल संभावना है। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपए भेजना शुरू करेगी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन ये राशि निकाल सकेंगी। ये राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48.27% पहुंच गई है। 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। 9,891 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। देश में ये एक दिन में सबसे अधिक आने वाले मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 273 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। मृत्यु दर 2.8% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,42,661 नमूनों की जांच की गई है, जिसके साथ ही देश में 43,86,379 नमूनों की जांच की गई है।
आईसीएमआर कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को निरंतर स्वीकृति दे रहा है। अब तक देश भर में 724 प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 507 सरकारी और 217 निजी हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 महामारी के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या में काफी तेजी आई है। कल 41 संक्रमित लोग ठीक हुए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में ठीक होने वालों की संख्या 1048 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप लोगों तक पहुंच बनाने और उसे लागू करने में सफल रहा है, जिससे कोविड-19 महामारी को रोकने में काफी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में कल सबसे अधिक 285 पॉजिटिव मामलों की वृद्धि के साथ ही प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 3142 तक जा पहुंची है। इन पॉजिटिव मामलों में अधिकतम 222 मामले कश्मीर संभाग से सामने आए हैं, जिसकी वजह से घाटी के नागरिक भयभीत भी हो चुके हैं। इस बीच बड़े पैमाने पर जनता को समय समय पर प्रशासन द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन करने की सलाह भी दी गई है और सरकार द्वारा जारी सूचनाओं पर भरोसा करने के अलावा किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने से रोकने और उन पर कोई ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 400 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस बीमारी से 33 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये संख्या बढ़कर 1,155 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में ठीक होने वालों की दर 68.9 हो गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कल 455 व्यक्तियों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या 12,667 हो गई है। फिलहाल राज्य भर में 4,770 रोगियों का कोविड-19 के लिए इलाज चल रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा शहरी जनों को 5 लाख तुलसी के पौधे का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नागालैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 94 हो गई है। एक ट्वीट में नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री एस पांग्न्यू फोम ने बताया कि 235 जांच किए गए नमूनों में से 14 संक्रमित पाए गए। ये सभी लोग चेन्नई से वापस आए थे। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 और लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 21 हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि कल जोराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 340 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच सरकार ने रेड जोन से लौटने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। कोविड चिकित्सा अभियान की टीम के अध्यक्ष डॉ जीआर थ्यामसंगा ने बताया कि जांच में केवल एक व्यक्ति ही संक्रमित पाया गया, लेकिन जब बाकी अन्य लोगों के स्वैब नमूनों की जांच की गई तो सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का मिशन बिगिन अगेन अभियान आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही राज्य में 2 महीने बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाने वाली गतिविधियों के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2 महीने से ऊपर चल रहे लॉकडाउन के बाद लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में आज दुकानें और बाजारें पूरे वक्त के लिए खोली गई। दुकानें सम विषम अनुसार खोली गई। दुकानों के मालिक ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनने पर जोर दे रहे हैं और एहतियात के तौर पर दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। आज से टैक्सी और रिक्शा को केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए चलने की अनुमति दी गई है। संशोधित आदेशों के अनुसार आज से मुंबई महानगर क्षेत्र यानी मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में अंतर जिला यातायात की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों के कार्यालय और कर्मचारी गैर शिक्षण उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं। वहीं उद्यान, पार्क, व्यायामशाला या जिम, खेल क्षेत्र को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को 1 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर देने का वादा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजना शुरू करेगी और केंद्रीय दल चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर। कोविड लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाने की सरकारी पहल के अंतर्गत बृहस्पतिवार को जेद्दा से 143 भारतीय नागरिक एयर इंडिया के एक विमान से श्रीनगर लाए गए। इस बीच 21 घरेलू उड़ानों के माध्यम से करीब 1788 यात्री भी कल जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचे। 8 नियमित उड़ानों के माध्यम से कुल 290 यात्री जम्मू लाए जा चुके हैं, जबकि 13 घरेलू उड़ानों के माध्यम से 1498 यात्री और एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से 143 यात्री श्रीनगर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उतरते ही सभी यात्रियों को कोविड जांच की गई। सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उन्हें गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। प्रशासन ने बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, नमूनों की जांच और उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में भेजने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जलाश्व मालदीव की राजधानी माले से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना होने जा रहा है। मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का ये चौथा चरण है। लोगों की आव्रजन और स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है तथा जांच करने वाले कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं। जलाश्व रविवार सुबह तूतीकोरिन पहुंचने की संभावना है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक मालदीव से 2000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। इससे पहले 2 बार आईएनएस जलाश्व और 1 बार आईएनएस मगर से करीब 1500 भारतीय नागरिकों को पिछले महीने कोच्चि वापस लाया जा चुका है। एयर इंडिया की 2 उड़ानें भी पिछले महीने माले से संचालित की गईं। कंपनियों और निजी लोगों के दल को वापस लाने के लिए कुछ चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था भी की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिला प्रशासन ने कोविड-19 दान कोष से 3 एम्बुलेंस खरीदी हैं, जिसे कल रवाना किया गया। तिरप के डिप्टी कमिश्नर भानुप्रभा ने बताया कि जिले में गाड़ियों की कमी को देखते हुए एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से खरीदे गए हैं। एक एम्बुलेंस दियोमाली प्रशासन को सौंपा गया है, जबकि 2 एम्बुलेंस जिला मुख्यालय खोंसा में रहेंगी, जो कोविड-19 से जुड़े कार्यों में लगी रहेंगी। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। सभी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 विषय पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर एमवी पद्मा ने कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession,
about our movements, but these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. एम्स में ही मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि दिशा निर्देशों का अनुसरण करना क्यों आवश्यक है। It has been seen that those who have or may have COVID-19 are being shamed publicly. When this disease does not discriminate, then why should we? Most of COVID-19 disease patients will get cured and return safely to their homes within 2 weeks. Let's fight the disease and not the disease. As a member of civilized society, it's our responsibility to help fellow citizens in their hour. So stop stigmatizing and start empathizing. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है। हमारे संवाददाता ने पिछले 1 वर्ष में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों का जायजा लिया। रेलवे ने इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। उसने रेल पटरियों के व्यापक नवीकरण और उनके प्रभावी रखरखाव, सुरक्षा पहलुओं की निगरानी, सिग्नल प्रणाली में सुधार और आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित सुरक्षा बढ़ाने के कई उपाय किए हैं। देश में बिना चौकीदार वाले सभी क्रॉसिंग समाप्त कर दिए गए हैं। चौकीदार वाले 1274 क्रॉसिंग भी हटा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। रेलवे द्वारा सुरक्षा मानकों में लगातार सुधार किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि 2019-20 के दौरान रेल दुर्घटना में एक भी रेल यात्री की जान नहीं गई। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों के कोच और रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं रेलवे ने यात्री और मालगाड़ी दोनों की गति बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। 3000 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है ताकि मालगाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में रेलगाड़ियों की समय की पाबंदी में लगभग 10% का सुधार हुआ है। वहीं रेलवे स्टेशनों और कोच के अलावा शौचालयों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान देश भर में आवश्यक सामानों को पहुंचाने में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने अब तक देश भर में 4230 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया और 60 लाख के करीब यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे ने 85 लाख से अधिक मुफ्त भोजन के पैकेट और लगभग 1,25,00,000 मुफ्त पानी की बोतलें वितरित की। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेन और 200 विशेष ट्रेनें चला रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई पुस्तिका जारी की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कर्मचारियों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को उजागर करने वाले सुधारों के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान टीम के समर्पित कार्यों को सराहा। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग ने वेबिनार का आयोजन कर वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से पेंशन याफ्ता लोगों की चिंताओं और आशंकाओं का समाधान किया। पेंशन नीति में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54 में बदलाव था। इसके माध्यम से 7 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इससे पहले केवल उन परिवारों के लिए ही बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था थी जिसमें मृतक कर्मचारी ने 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हाल के वर्ष में किए गए अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाकर उन कर्मचारियों को भी शामिल करना था जो 1 जनवरी 2004 को या इसके बाद नौकरी में आए लेकिन जिनकी नियुक्ति की घोषणा 1 जनवरी 2004 से पहले ही हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में हाल में आए तूफान अम्फन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज 7 सदस्यीय केंद्रीय दल उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों का दौरा कर रहा है। दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनूप शर्मा कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दल कल कोलकाता पहुंचा था।
केंद्रीय दल की 2 अलग-अलग टीमें उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों का दौरा कर रही हैं। पहली टीम उत्तरी 24 परगना के बसीरहाट सब डिवीजन के संदेशखाली, कालागाछियाद और नमाखाली इलाकों में नुकसान का आकलन कर रही है, जबकि दूसरी टीम दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप सब डिवीजन के तहत आने वाले क्षेत्रों के दौरे पर है। केंद्रीय दल कल राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेगा और इसके बाद केंद्र सरकार को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मधुलिका। झारखंड में आज सवेरे 6:55 पर जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई है। इसका केंद्र शहर से 83 किलोमीटर दूर था। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कर्नाटक में ठीक इसी समय हम्पी में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4 मापी गई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। उत्तर की ओर चलें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 24 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शहर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 16 जबकि अधिकतम लगभग 32 डिग्री रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश या गरज के साथ छींटे या धूल भरी हवाएं चलने का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। भारतीय रेल ने यात्रियों को स्वच्छ पर्यावरण और निर्बाध यात्रा के लिए स्वच्छ भारत स्वच्छ रेलवे पहल के अंतर्गत कई कदम उठाए हैं। रेलवे ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 14,916 कोचों में 49,000 से अधिक बायो टॉयलेट बनाए गए। इसके साथ ही ये संख्या बढ़कर 2,45,000 से अधिक हो गई है। ये बायो टॉयलेट 68,800 रेलवे कोच में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 200 रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए ISO 14001 से प्रमाणित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि 953 स्टेशनों पर मशीनों से सफाई की जा रही है। आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्व भर से कोई भी भाग ले सकता है। उन्होंने कहा था कि कोरोना विश्व महामारी के चलते पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिसका अपना अलग महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को $1.50 करोड़ देने का वादा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा।
सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपए भेजना शुरू करेगी। और केंद्रीय दल चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।